अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि शादी से पहले किसी लड़के से मोहब्बत की पींगें बढ़ाती है और यूं रातों को छुप छुप कर लड़के से मिलना उसके लिए कितना महंगा पड़ा। ये सब कुछ जानने के लिए इस इंतहाई दर्दनाक और सबक आमूज कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारे मामू पिंडी और हम मुल्तान में रहते थे। एक बार ज़रूर छुट्टियों में उनके घर जाना होता। वो सरकारी ऑफिसर थे और गर्मियों में हमें मरी की सैर कराते थे। मुल्तान में पिंडी की निस्बत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। तब मरी जाने की चाहत में मामू के यहाँ जाने की तदबीरें करना हक बजानिब था। मामानी रिश्ते में फूफी भी थीं। वो हमें देखकर खुश होती कि भाई के बच्चे आए हैं। गर्मियों की छुट्टियां होते ही उनकी तरफ से बुलावा आ जाता कि तुम लोग आ जाओ। तफरीह का मज़ा तो सबके इकट्ठे होने से दोबाला होता है। अम्मी कहती तुम लोग एक साथ ना जाया करो, घर खाली हो जाता है। मुझे कामकाज में दिक्कत होती है। यूं अब हम दोनों बहनें बारी बारी मामू के घर जाने लगीं। अब की गर्मियों में मेरी बारी थी। वालिद साहब मसरूफियत की वजह से ना जा सके तो उन्होंने मुझे फ़खर भाई के हमरा भेज दिया। मामू ने उन्हीं दिनों मकान तब्दील किया था। घर कुशादा और हवादार था। करीब ही सरसब्ज पार्क था जहां शाम को चहलकदमी में खूब लुत्फ आता। मामू जान की 3 बेटियां और एक बेटा था। शमसा और सहर से मेरी दोस्ती थी, जबकि फायजा मनाहिल आपी की सहेली थी। मामूजाद अशर उम्र में मुझसे 5 बरस बड़े थे। उनकी दोस्ती फ़खर भाई के साथ थी। हम बहनें उनसे फ्री न थीं, बहुत पासो लिहाज था, मगर वो शौक मिजाज और मजाक करने के आदी थे। उन दिनों वो 4th ईयर और मैं मैट्रिक में थी जब ये वाकया हुआ। ममानी के पड़ोस में एक खातून रहती थीं। अरसा कबल बेवा हो गई थीं, पढ़ी लिखी थीं। एक अस्पताल में मुलाजमत मिल गई, तब से ड्यूटी सर अंजाम दे रही थीं। सुबह जाती, शाम को लौटती थीं। उनका नाम ज़हरा था। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि उनकी बेटी 18 बरस की हो गई। आंटी अस्पताल चली जाती, वो अकेली घर पर बोर होती तो छत पर आ जाती। उसका नाम फिरदौस था। बहुत खूबसूरत थी। ऐसी हसीन सूरत पहले न देखी थी। एक रोज सहर के साथ छत पर गई। शाम का वक्त था। वो अपनी छत पर मौजूद थी। मैं उसे मशहूर होकर देख रही थी। तभी वो मुस्कुरा दी। वो मलकूती मुस्कुराहट मैं जिंदगी भर न भुला सकूंगी। मैंने सहर से दरियाफ्त किया था कि ये कौन है। ये मेरी नई नई फ्रेंड बनी है। उसकी माँ अस्पताल में अरसे से मुलाजमत करती हैं और ये तमाम दिन तन्हा रहती है। तभी मुझे आवाज़ देकर बुला लेती है। हमने कुछ देर गुफ्तगू की। वो बहुत अच्छी लगी। जी चाहा कि अपनी भाभी बना लूं। 2 हफ्ते हम रहे। रोज़ शाम को फिरदौस के साथ छत पर मुलाकात होती। घर आकर अम्मी और आपी को बताया कि ममानी के पड़ोस में एक हूर शमाइल दोशीज़ा रहती है। आप देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। वालदा ने कहा 2 हफ्तों बाद मनाहिल के साथ जाऊंगी, देख लूंगी। अगले बरस मौसम गर्मा की छुट्टियों में मनाहिल की बारी थी और अम्मी ख़ास तौर पर फिरदौस को देखने जा रही थी। 2 हफ्ते पलक छपकते गुजर गए। मुझे शिद्दत से इंतज़ार था कि वो फ़खर भाई के लिए उसे पसंद करती हैं या नहीं। मामू के घर से लौट कर आईं तो मेरा पहला सवाल यही था कि फिरदौस कैसी लगी। उन्होंने मुझे अफसुर्दगी से देखा और चुप साध ली। मैं समझी शायद उसकी कहीं और मंगनी हो गई है। दूसरे रोज़ फिर सवाल किया तो जवाब मिला, वो बेचारी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कह रही हैं अम्मी? मैंने हैरत से पूछा। ऐसी नाउम्र प्यारी सूरत, हरदम हंसने मुस्कुराने वाली, वो कैसे मर सकती है? वालदा ने ठंडी सांस ली। किसी दम का भरोसा नहीं बेटी, जब सांसें खत्म हो जाएं जाना ही पड़ता है। ये कहकर वो गुसल खाने चली गई। माँ के आने की खुशी भी जैसे हवा में मुअल्लक हो गई हो। वालदा के लिए चाय बना रही थी, लेकिन सर चकरा रहा था। आंखों के आगे वही हसीन सूरत फिरने लगी। बाद में भी कई बार जानना चाहा कि हूर शमाइल क्यों कर मनो मट्टी तले जा सोई है, मगर वालदा ने हर बार मेरे सवाल को यूं नज़रअंदाज कर दिया जैसे उनको कुछ खबर नहीं। सर्दियों की छुट्टियों में अमूमन मामू, ममानी और उनके बच्चे चंद दिनों के लिए हमारे पास आ जाते थे। इस बार जब ये लोग आए तो शहर से मैंने पहला सवाल यही किया कि फिरदौस का क्या किस्सा है। दम ले लो, फ्रेश हो जाएं, फिर बताती हूँ, उसने कहा। रात का खाना खाकर जब वो सोने के लिए मेरे कमरे में आई तो मैंने उसे फिर उसकी सहेली की याद दिलाई। तब वो नम दीदा सी होकर बोली, पहले कोई बात ना थी। ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ
जब मैंने अपनी सालगिरह पर उसको मदऊ किया। सफ़ेद सूट में बहुत प्यारी लग रही थी, मासूम सूरत। अशर भाई ने उसकी तरफ गौर से देखा, तभी मैंने उनकी वीडियो बना ली। नहीं मालूम इस पहली नज़र में क्या जादू था कि मेरा भाई उसके ख्याल में रहने लगा। मुझे वो पहले से पसंद थी। अम्मी से कहा कि क्यों ना हम अशर भाई के लिए इसका रिश्ता ले लें। उस लड़की को देखकर जो बात मैंने सोची थी, गोया वही सहर ने भी सोची थी। वो ऐसी ही दिल मोह लेने वाली थी। मैं तो ये ख्वाब देख रही थी। मुझे नहीं मालूम कब मेरे भाई ने उसके साथ नज़रों के साजबाज से अपना ख्वाब ताबीर में बदल लिया। एक रोज़ जबकि मैं दीवार के साथ क्यारी में पानी दे रही थी, मुझे सीढ़ी के पास इसी दीवार में एक सुराख नजर आया जो किसी सलाख से किया गया था। ये सुराख इतना बड़ा था कि एक छोटी चिड़िया इसमें से गुजर सकती थी। सहर ने बताया, जब घर में कोई ना होता दोनों इस सुराख से बात करते। कई बार मैंने भाई को वहां खड़े देखा, लेकिन नजरअंदाज कर गई। सहर ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार कर ली, फिर सर्द आह भरकर अहवाल बताने लगी। दिल से चाहती थी उनकी आपस में पसंदीदगी हो जाए। भाई खुद अम्मी को मजबूर करें फिरदौस का रिश्ता लेने के लिए। अम्मी यूं खामोश थीं कि उनके ध्यान में अमीर घरानों के एक दो बहुत अच्छे रिश्ते मौजूद थे। एक ही बेटा था, उसकी शादी बहुत सोच समझकर करना चाहती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उन दोनों में पसंदीदगी बढ़ने लगी। ये अब सारी रात छत पर बातें करते। अब्बू छोटे चचा के पास सऊदी अरेबिया गए हुए थे। घर में अम्मी और हम दोनों बहनें थीं। आपी की आदत थी कि वो 10 बजे रात तक सो जाती थी। अम्मी भी रात को जल्दी सो जाती। मुझको अलबत्ता नींद ना आती। मैट्रिक के पर्चों की तैयारी की खातिर रातों को देर तक जागने की आदत हो गई थी। एक शब 2 बजे अम्मी की आंख खुली तो भाई को उनके बिस्तर पर मौजूद ना पाकर वो परेशान हो गई। सेहन में देखा, सीढ़ी के पास गई तो दोनों की सरगोशियां सुन ली। सुबह बेटे को डांटा और जब आंटी ज़हरा ड्यूटी खत्म करके घर आई तो अम्मी ने उन्हें बुलाकर शिकायत की कि अपनी बेटी का ध्यान रखा करो। आधी रात को छतें फलांगना दुरुस्त बात नहीं। ज़हरा आंटी बेचारी शर्मिंदा हो गई और उन्होंने अपनी दीवार ऊंची करा ली। अब उनका एक दूसरे की छत पर जाना मुश्किल हो गया तो वो मिलने की दीगर तरकीबें सोचने लगी। एक रोज़ अशर आधी रात को फिरदौस के घर गया। यकीनन दीवार के सुराग से उसने बताया होगा कि फलां वक्त दरवाज़ा खुला रखूंगी। माँ सो रही थी। दोनों कई दिनों बाद मिले थे और इसी खुशी में उनको होश न रहा कि कितना वक्त बीत गया है। सुबह की अजान सुनी तब होश आया। वो जाने को गेट पर पहुंचा ही था, अजान की आवाज़ सुनकर आंटी की आंख खुल गई। उन्होंने खिड़की से किसी को गेट से बाहर जाते देख लिया। माँ बेचारी लरस गई। बाहर आई तो बेटी को गेट बंद करते देखा। पूछा, कौन आया था? अशर था। उसने कहा, तुमको शर्म नहीं आती? आधी रात को किसी को अपने घर बुलाती हो। माँ, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। हम शादी करना चाहते हैं। शादी का वक्त आएगा, शादी भी हो जाएगी, लेकिन किसी लड़के को रातों को घर बुलाना क्या क़यामत नहीं है? कुछ नहीं होता माँ, वो ढटाई से बोली तो माँ उसे कोसने देने लगी। अशर को भी बुरा भला कहा था। जवान बेटी के आगे माँ की एक ना चली और फिर दोस्त ने भाई से राब्ता बरकरार रखा। अब वो नींद की गोली माँ को रात को सोने से पहले दूध में मिलाकर दे देती और वो बेचारी बेसुध सो जाती। अम्मी को भी इल्म हो गया कि उनका साहबजादा पड़ोस में रात गए जाता है। वालिद को बता दिया ताकि किसी बुरी घड़ी आने से पहले उसके कदमों को रोका जा सके। वालिद जानते थे कि जवान बेटे को रोकना मुश्किल होगा। अगर बाज ना आया तो अपनी भी सबकी होगी। भाई के सालाना इम्तिहान खत्म होते ही उन्होंने अशर को चचा के पास सऊदी अरेबिया भिजवा दिया। चचा की बेटी साहिरा भी खूबसूरत थी। वहां जाकर वो साहिरा में दिलचस्पी लेने लगा। चचा चची यही चाहते थे कि किसी सूरत उनकी बेटी का रिश्ता अशर से हो जाए। उन्होंने दोनों को मौका दिया। मेरा भाई साहिरा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसे चचा के तवस्सुत से अपना मुस्तकबिल भी ताबनाक लगा और उसने फिरदौस को फरामोश कर दिया, मगर वो उसे ना भुला सकी। वो बेताबी से अशर का इंतजार करने लगी। रोज पूछती, सहर अशर कब आएगा? और मैं तसल्ली देती, जल्द आ जाएगा, बस 2-4 दिनों में आने ही वाला है। ये झूठी तसल्ली इस वजह से देती थी कि उसकी बेकरारी कम हो। मुझे क्या पता था कि बेकरारी बिला वजह नहीं, दाल में कुछ काला है। उधर चचा ने भाई की मुलाजमत की कोशिश की और सुए इत्तफाक वहां एक बड़ी कंपनी में भाई को अच्छी नौकरी मिल गई। भाई उधर ही टिक गए। उधर फिरदौस की जान पर बनी थी, लेकिन किसी को उसने अपनी परेशानी के बारे में ना बताया।
वो अंदर ही अंदर सुलगती रही। अब उसको एहसास हुआ कि माँ नाहक परेशान न थी और वो सच कहती थी कि इस आग के खेल से दूर रहो। छुट्टी का दिन था, आंटी घर पर थीं। शाम के वक्त वो किचन में खाना बना रही थी कि फिरदौस ने माँ को आवाज दी, माँ जल्दी से खिड़कियां और दरवाजे खोल दो, मेरा दम घुट रहा है। वो कमरे में आई और कहा, बेटी क्या कह रही हो? खिड़कियां दरवाजे तो खुले हैं। माँ मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। उसकी आंखें फट गई थीं। माँ उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। उसको पता चल गया कि उसकी बेटी ये दुनिया छोड़कर जा रही है। वो उसको झंझोड़ने और पुकारने लगी, फिरदौस बेटी आंखें खोलो, बताओ तो सही तुम्हें क्या हुआ है। तभी उसे याद आया कि कल फिरदौस उसकी एक सहेली के घर जाने का कह रही थी जिसका नाम परवीन था और वो उसके साथ अस्पताल में मुलाजमत करती थी। लेकिन अब परवीन के घर जाने का वक्त न था। घबराकर ज़हरा आंटी ने अपनी एक बाएतमाद वाकिफ लेडी डॉक्टर को फ़ोन किया और जल्द घर आ जाने की समाजत की। डॉक्टर रुबीना ने उसी वक्त गाड़ी निकाली और तिब्बी इमदाद का सामान लेकर 20 मिनट में पहुंच गई। उस वक्त फिरदौस आखिरी सांसें ले रही थी। डॉक्टर ने उसे देखा और आंटी से कहा, तुम्हारी लड़की ने कोई गलत दवा खा ली है या इंजेक्शन लगवाया है, तुम जरा कमरे की तलाशी लो। डॉक्टर ने अंदाजा कर लिया था कि कौन सी दवा ली होगी। वो तजर्बाकार और काबिल लेडी डॉक्टर थी। ज़हरा आंटी ने बेटी के बिस्तर को टटोला और फिर तकिए के नीचे एक पुड़िया मिल गई जिसमें एक गोली थी। रुबीना डॉक्टर ने गोली देखते ही कहा कि इसने ये दवा क्यों ली है। वो काफी अफसोस मलने लगी कि अगर ऐसी बात थी तो मुझे आगाह किया होता। अगर मुझे इल्म होता तो मैं आपसे जिक्र करती। मुझे बताया ही नहीं, खुद अपना इलाज करने की कोशिश की। मुझे अभी अभी इल्म हुआ तो ये मौत के मुंह में जा रही है। जब इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए तो कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। फिरदौस भी खामोशी से बदनामी के खौफ को गले लगाए मौत की वादी में उतर गई। उसने किसी को सरगोशी में भी अपनी मुसीबत बयान न की, हत्ता कि अपनी सगी माँ को भी नहीं। जब आंटी के रोने की आवाज सुनी तो अम्मी वहां गई। फिरदौस अब्दी नींद सो चुकी थी और उसकी माँ सदमे से नीम जां थी। उसने अम्मी को बताया कि मरने से थोड़ी देर कबल जब वो खिड़कियां और दरवाजे खोलने की इल्तिजा कर रही थी, उसने कहा था, माँ मुझे माफ कर देना। माँ बोली, बेटी मेरा क्या कसूर है जो यूं तुम मुझे तन्हा करके जा रही हो। माँ कसूर मेरा है जो मैंने अशर पर एतबार किया और आपकी इज्जत का पास ना रख सकी। बस फिर वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। किसकी खातिर? वो जो दूसरे मुल्क जाकर किसी और की जुल्फ का असीर हो चुका था। यह खबर जब हमें मिली हम सब गमगीन और दुखी हो गए। अशर को किसी ने ना बताया। शुक्र है कि अल्लाह ने सबका पर्दा रख लिया, वरना जो भी कसूरवार था नाम हमारा ही लिया जाता। अब्बू के ये अल्फाज सुनकर मुझे अपने भाई से नफरत महसूस हुई थी। 2 दिन बाद वो घर आया और जब उसको पता चला तो बहुत रोया कि काश मैं कल आ जाता और उसकी कब्र पर अपने हाथों से मट्टी डालता, उसकी कब्र पर फूल भी डालता। मैं सोचती हूँ क्या अशर भाई ने महज उसकी कब्र पर मट्टी और फूल डालने के लिए आना था? क्या उसको फिरदौस से मोहब्बत नहीं थी? अगर मोहब्बत होती तो वहां क्यों रह जाता? वक्त से उसको दुल्हन बनाकर घर ले आता। वो जैसा लाउबाली और लापरवाह था, ऐ काश उसके मिजाज को फिरदौस समझ जाती। वो एक खलंडरे से लड़के जैसा था। ऐसे इंसान पर भरोसा करना उसकी कितनी बड़ी भूल थी कि जिंदगी ही हारनी पड़ गई। सहर अफसुर्दा लहजे में लबकुशा थी। बेशक मोहब्बत एक पाक जज्बा है। मोहब्बत अगर हो जाए तो भी उसका तकद्दुस लाजमी है। जो इस जज्बे का एहतराम ना कर सकें, मोहब्बत को निभाह ना सकें, उनको मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। किसी लड़की को मोहब्बत की सरशारी में महबूब के इतने करीब ना जाना चाहिए कि बाद में कोई संगीन मुसीबत पल्लू से बंध जाए, कि मोहब्बत की ठंडक आग का दरिया बन जाए। अशर का क्या गया? चंद दिन उदास रहा और फिर जिंदगी की खुशियों में मगन हो गया। मगर बेचारी आंटी ज़हरा तो जीते जी मर गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।